आप लोगों से पहली बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ। दुर्भाग्यवश यहाँ हम लोग अभी तक पदयात्रा के जरिए नहीं आ पाए हैं। हालांकि यहाँ कुर्था में मैं एक छोटे से प्रोग्राम में आया था, लेकिन आज यहाँ एक छोटी सी बैठक है, उसके लिए मैं आया हूँ। उससे पहले आप पत्रकार जनों से मुलाकात कर रहे हैं। दो पार्टी के जो कार्यक्रम बड़े अभी होने हैं, जिसकी घोषणा हुई है 11 मई से हम लोग जो बिहार में जातीय जनगणना भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम है, जातीय जनगणना को लेकर पिछले 3-4 वर्षों से बिहार में कई तरह की राजनीतिक दलों के विचारों का आपस में द्वंद्व चलता रहा है। कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में। जन स्वराज की भावना हमेशा रही है कि इस तरह की गणना से, इस तरह के सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। अगर उस गणना, उस सर्वे से जानकारी जो मिले, उसका उपयोग किया जाए समाज के बेहतरी के लिए, तो उसका फायदा ही है। और उसी लिए हम लोगों ने जातीय जनगणना, जो जिसको सरकार ने जनगणना कहा, जनगणना तो है नहीं, वो गणना ही, सर्वे ही है, उसके आधार पर जो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसको लेकर जन स्वराज ने 11 मई से एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। आप लोगों को याद होगा 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना प्रकाशित हुआ। 7 नवंबर 2023 को इसको के पटल पर रखा गया और 23 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने और तब की सरकार ने, जिसमें जदयू और राजद दोनों के लोग थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि जातीय जनगणना के आधार पर चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवारों को, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज के लोग रहे हैं, तो 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपया सहायता के तौर पर देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के आज 2 बरस हो गए और जो लोग जातीय जनगणना पर इतना राजनीति कर रहे थे, आपने किसी का एक बयान नहीं सुना होगा कि वो 94 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया मिलना था, 94 लाख परिवारों को, उनको क्या हुआ। 2 बजट उसके बाद सरकार ने रख दिया, अभी तक उस योजना को लेकर एक भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो जन स्वराज ने ये घोषणा की है कि 11 मई से हम लोग एक राज्य स्तरीय, राज्य व्यापी हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें गांव-गांव जाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि अगर आपको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं, और नहीं मिला तो हस्ताक्षर कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा मुद्दा यह है कि 2006 से आप यहाँ सुनते हैं, दलित महादलित की परिभाषा नीतीश कुमार ने शुरू की। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को 2 वर्ग में बांटकर दलित महादलित बनाया और एक योजना में 2006 में कहा कि जितने लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो खरीद कर दिया जाएगा। 2008 से योजना चल रही है। कुल जमा 2,34,000 परिवारों को ही ये अभी तक इसका लाभ मिला है, सरकार का दावा है। और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि 2,34,000 परिवार में भी सिर्फ 1,20,000 परिवार को ही जमीन मिला है, बाकी लोगों को सिर्फ पेपर पर ही जमीन दी गई है। मिलना चाहिए था 50 लाख परिवारों को। उन्हीं दलित महादलित भाइयों के, उनके परिवार के वोट के आधार पर नीतीश बाबू कुर्सी पर हैं और सिर्फ 2,34,000 लोगों को जमीन आवंटित किया गया और उसमें भी आधे लोगों को सिर्फ कागज पर दिया गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप अरवल में भी देखते होंगे, ये भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है। भूमि सर्वे के नाम पर इस राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना लिया है। हर घर में रसीद कटाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए, जमाबंदी के लिए 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये काम हो रहा है जमीन के सर्वे के नाम पर। और फरवरी में अभी सरकार का रिपोर्ट आया है, 20% से कम जमीन का ही अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया जो आपने देने का वादा किया था, वो कब दीजिएगा।
दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उस पर आपने क्या किया वो बताइए। और तीसरा, ये भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में जो आप लड़ाई लगा रहे हैं, हर गांव में हर परिवार से पैसे की जो वसूली हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए जनसुराज 11 मई से राज्य व्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे। ये तय किया है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी और उसको लेकर हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो अगला जो मानसून सत्र है उसमें जनसुराज लोगों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव भी करेगा। और इस पर इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत में खुद से अपने साथी जो नेतागण हैं, जो समर्थक हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, जनसुराज परिवार से जुड़े लोग हैं, ये सब हम लोग शुरुआत इसकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के अपने गांव कल्याण बिगहा, वहीं पर जाकर शुरू करेंगे। पूछेंगे कि भाई किसको 2 लाख रुपया मिला, किस दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन मिला। और कल्याण बिगहा में लोगों से जाकर ये पूछेंगे कि भाई आपके भूमि सर्वे में दाखिल खारिज में रसीद कटाने में सरकार आपसे पैसा ले रही है कि नहीं ले रही है। क्योंकि अगर नीतीश बाबू अपने गांव में ये 3 काम नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे बिहार में जो आरोप लग रहा है उनके सरकार पर, वो स्वाभाविक है कि भाई आप अपने गांव में तो कम से कम लागू करा के दिखा दो। तो इसकी शुरुआत 11 तारीख को मैं कल्याण बिगहा से खुद करूंगा। कल ही मैंने इसकी घोषणा की है, आपसे भी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 20 मई से मैं छपरा सिताब दियारा से जेपी के गांव से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। जेपी का जो व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति का नारा था, उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके विचारों को मानने का दावा करने वाले लोग सत्ता में पिछले 30-35 साल से हैं, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अधूरी है। व्यवस्था पहले से थी, वो भी बर्बाद हो गई। इसलिए जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 तारीख से जनसुराज की ओर से हम लोग एक बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 120 दिन 4 महीना घर लौटे बगैर गाड़ी से बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों के गांव, घर, पंचायत, प्रखंड में हम लोग जाएंगे, वहीं पर रुकेंगे, साथ में जनता के रहेंगे और पूरे बिहार में लोगों को एक ही संदेश देना है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो आप अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिए। ये संदेश लेकर हम लोग सिताब दियारा से निकलेंगे। तो ये जो 2 बड़े कार्यक्रम है इसकी मैंने आपसे साझा किया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आप मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो शायद हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, इनकी समझ भी हमसे बेहतर है। आप कोई भी सवाल मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। सरकार बनी तो शराबबंदी से ताड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास। और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो तारीख की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही है। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है।
बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा पड़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति बिहार के बच्चों के भलाई के लिए फर्जी कानून को हटाना चाहिए और बिल्कुल महिलाओं को वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं भाई? देश की महिलाओं को यह फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे? वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। एक और क्वेश्चन, विपक्ष मांग कर रही है कि पुलवामा का जो रिपोर्ट है उसका सार्वजनिक किया जाए, क्या जनसुराज भी इस रिपोर्ट की मांग करेगी? लोकतंत्र में जितनी भी होती हैं, जहाँ चर्चा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उस नजरिए से अगर मांगा जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जानी चाहिए, पार्लियामेंट उसी के लिए बना है, उसी पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन अगर उसको राजनीतिक नियत, गलत नियत से मांगा जा रहा है तो उसका अलग बात है। आरटीआई का कानून इस देश में है, क्यों है? इसीलिए कि सरकार जो निर्णय लेती है उसकी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए, जनता मालिक है। तो उस मांग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार सही समझती है उसमें कोई ऐसा सेंसिटिव राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है तो राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन में जो भी आपके पास सीट आएगा विधानसभा इलेक्शन में, तो क्या आप सरकार के साथ अलायंस करेंगे या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? भाई जनसुराज ने पहले घोषणा की है कि हम लोग का अलायंस बिहार के उस जनता के साथ है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, उन नेताओं के साथ नहीं है जो एमएलए जीतना चाहता है। हम लोग राजनीति एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी सुख सुविधा, नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत, ताकत लोगों को एमएलए एमपी बनकर मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुख सुविधा, साधन, शोहरत भगवान की दया से हम लोग को मिला हुआ है। राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आकर यहाँ एमएलए बन जाए। वो जनसुराज में जुड़े हुए ज्यादातर लोगों का मत नहीं है और बिल्कुल विपक्ष की बात ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल अपने दम पर 243 सीट लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो विपक्ष में बैठेंगे। आप लोग भी जो है ये समझते हैं कि जो राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। देश में आजादी से पहले जितने बड़े नेता हुए वो तो कभी एमएलए एमपी नहीं बने, तो क्या उन्होंने देश के समाज को धारा, उनको दिशा नहीं दी? क्या उनका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? राजनीति का मतलब विशुद्ध तौर पर सिर्फ चुनाव नहीं है। चुनाव भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन राजनीति ये भी है कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज आप बने, उनकी ताकत बने। राजनीति ये भी है कि समाज के मुद्दों को आप प्रखरता से सरकार के सामने लोगों के बीच में रखें। सर, जनसुराज सत्ता में आती है तो क्या लैंड रिफॉर्म एक्ट को बिहार में लागू करेगी? बिल्कुल, भूमि सुधार जनसुराज के एजेंडे में बिल्कुल टॉप पर है, शीर्ष पर है। बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए क्योंकि बिहार में देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। ग्रामीण बिहार में करीब 60% बिहार की जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो दलित समाज के जो लोग हैं, 86% दलित समाज के लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह सुधार होना चाहिए। समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 25 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग के तहत सरकार ने आजादी के बाद अपने कब्जे में लिया,
जिसका मालिकाना हक अभी सरकार के पास है। 8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के आंदोलन से, भूदान आंदोलन से निकला, 25 लाख एकड़ जमीन किसको दिया गया इसकी किसी को जानकारी नहीं। ये किसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज जो भूमि के मालिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1/3 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन जमीन के मालिक हैं। आप जमीन जोत रहे हैं लेकिन आपके पास बेचने का अधिकार नहीं। अभी आपने सुना होगा बेतिया में, दोनों चंपारण में बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। भाई बेतिया राज का तो जमीन कोई है ही नहीं पेपर पर। जब जमींदारी कानून खत्म कर दिया गया तो बेतिया राज का जमीन अभी तक 78 साल से बचा हुआ कैसे था। तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया, जिसका रसीद कट गया, जिसका जमाबंदी हो गई। तो व्यापक भूमि सुधार पूरी व्यापकता में उसको समझ कर लाने की जरूरत है, ताकि जिनके पास जमीन है उनका मालिकाना हक हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन का उपयोग कर सकें। और भूमि सुधार का दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार में जो भूमिहीनता है कम से कम उसको राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। बिहार में जो 60% भूमिहीन लोग हैं उनको सरप्लस जमीन को सरकारी 20-25% भूमिहीनता को कम किया जा सकता है। तो जन स्वराज के प्राथमिकताओं में ये शीर्ष पर है। सर जिनके पास 500 बीघा है तो लैंड रिफॉर्म एक्ट का उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 500 बीघा किसके पास जमीन होगा भाई? है जिनके पास। अगर है तब तो गलत ही होगा भाई। सरकार के कानून के मुताबिक, ये हमको कानून थोड़े, जनस्वराज को ये कानून बनाना नहीं है, पहले से जो कानून बना हुआ है उसके तहत आपके पास 500 एकड़ जमीन सर ग्रामीण क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है। अगर है तो गलत है। सर पूरे बिहार में अच्छा जगह है और इस 11 मई के जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही गाँव क्यों चुना गया है? क्यों? ठीक बात है। कल्याण बिहार से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में 45,000 गाँव है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ है, सरकार दावा करती है कि बड़ा विकास हुआ है, तो हम लोग कह रहे हैं भाई और कहीं हो चाहे नहीं, अपने घर अपने गांव में तो आपने जरूर किया होगा इस काम को। कल्याण बिहार तो नीतीश कुमार हर 2 महीना पर 4 महीना पर जाते रहे। लोग कहता है भाई कि पूरा बिहार में सबसे ज्यादा विकास नालंदा में हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। और नालंदा में भी सबसे ज्यादा विकास हरनौत में हुआ है, नगर नौसा में हुआ है, कल्याण बिहार में हुआ है। तो कल हम हरनौत गए थे और लोगों से बातचीत की, लोगों ने तो ये नहीं बताया। तो हमने कहा भाई ये तो सभा है, अब हम आपके गांव में आते हैं और एक एक घर हम लोग जाएंगे और पूछेंगे कि भाई भूमि सुधार का ये जो सर्वे काम चल रहा है इसमें आपको घूस लगता है कि नहीं लगता है। अगर नीतीश बाबू के गांव में रसीद कटाने के लिए पैसा लग रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उनकी कलई खुलेगी। अगर नीतीश कुमार के गांव के दलितों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये जो रिपोर्ट आया है वो सत्य है। अगर नीतीश कुमार के गांव में किसी गरीब परिवार को 2 लाख रुपया जातीय जनगणना के बाद नहीं मिला, इसका मतलब है कि जो आरोप लग रहा है कि जातीय जनगणना आपने जातीय उन्माद फैलाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कराया था, किसी की मदद के लिए नहीं किया था। इसीलिए कल्याण बिहार जा रहे हैं। इसके लिए आप खुद में एक बार वहां पर विजिट करवा चुके हैं अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम कल पहली बार 3 बरस से मैं बिहार में सक्रिय हूँ। मैं नालंदा में कल पहली बार जिले में गया था। आज तक मैं नालंदा गया ही नहीं था। पिछली बार नालंदा में नीतीश कुमार के साथ ही उनके घर गए थे। कल मैं पहली बार जन स्वराज के बैनर के तहत नालंदा गया, हरनौत में बातचीत की। लोगों ने कहा कि भैया यहाँ पर भी वही स्थिति है जो पूरे बिहार में। तो मैंने घोषणा की कि अगर हमको जाना ही है गांव-गांव, सिर्फ कल्याण बिहार नहीं जाना है, जन स्वराज के लोग तो 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेना, तो 40,000 गाँव में कार्यक्रम चलेगा। लेकिन उसकी शुरुआत क्यों ना हम लोग कल्याण बिहार से ही करें, ताकि लोग समझ पाए, देख पाए और हम लोग का भी आंख खुलेगा कि क्या ये योजनाएं जिसका दावा नीतीश कुमार उनकी सरकार कर रही अपने गांव में भी लागू करा पाए कि नहीं लागू करा पाए। नीतीश कुमार के तो आप दावा सीधा खोखला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम गाँव में जाएंगे। अभी सरकार के पास 10 दिन समय है, वहां के दलितों को अभी से भी जमीन दे दो। वहां पर जो गरीब परिवार है अभी से भी उसको 2 लाख रुपया दे दीजिए। अगर वहां पर करप्शन नहीं हुआ है, भूमि का रसीद काटने में पैसा नहीं दिया है, तो लोग हम लोग को कहेगा कि नहीं भैया हम लोग को पैसा नहीं लगता है, हम लोग का रसीद बिल्कुल ईमानदारी से कट रहा है बिना पैसे के। वहां पर लोग कहेंगे, सारी मीडिया रहेगी, घर घर जाएंगे। लेकिन आप समझिए
कि अगर नीतीश बाबू के गांव में वहां पर लोगों को रसीद काटने के लिए अगर अफसरों को पैसा देना पड़ रहा है, तो अरवल, जहानाबाद, कुर्था में लोगों को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लोग जब यहाँ कह रहे हैं कि कुर्था में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, सासाराम में, चंपारण में लोगों को जमीन का रसीद कटाने में पैसा लग रहा है, तो सरकार कह रही नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम कहे चलो भाई नीतीश जी के गांव में ही पूछ लेते हैं। में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले जिला में, प्रखंड में 1-2 गांव स्कूल ऐसे सरकारी जरूर थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन सुधार लेते थे। हम खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। ये बगल में रामगली जी से मैं रास्ते में पूछ रहा था, ये भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, और साथ ही आप लोग भी कई सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे। पहले क्या था कि जिले में 1-2 सरकारी विद्यालय ऐसे अच्छे थे जहां पढ़कर लड़के पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज पहुंच गए तो उनका जीवन सुधर सकता था। ये नीतीश लालू के राज में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि हर जगह स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दी, शिक्षा की चिंता नहीं की। नतीजा क्या हुआ? जहां स्कूल के विद्यालय के भवन बने वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने का साधन नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि वहां स्कूल में खिचड़ी बट रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के ऊपर के विद्यालय में तो खिचड़ी नहीं बटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने खराब कर दिया, तो आप बताइए कि पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज में तो कोई नियोजित शिक्षक नहीं गया है पढ़ाने, वहां पर पढ़ाई क्यों बंद हो गई? मेरे भाई, पढ़ाई की स्थिति इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार, मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, समाज और सरकार दोनों के प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। दोनों के लिए पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो लाभ, सरकारी लाभ लेने और बांटने का जरिया है। गांव में जाइए, लोग कहते हैं भैया मास्टर साहब हमको साइकिल का पैसा नहीं दिए, ये नहीं बताते हैं कि यहाँ गणित का टीचर है ही नहीं। समाज भी यही पूछ रहा है कि हमारा पोशाक का पैसा कब आएगा, हमारा साइकिल का पैसा कब आएगा। पढ़ाई की चिंता नहीं करता है। और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अरे भाई मास्टर लोग को इतना रुपया दिया जा रहा है, मास्टर पढ़ा तो रहा नहीं है, चलो इससे कम से कम वोटर लिस्ट ही बनवाओ, इससे स्वच्छता अभियान ही चलवा लो। कहीं न कहीं इसी वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। और मैं आपको अंतिम एक बात बताऊं, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, 20 साल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उनके शासन काल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने को उनके जीवन का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कब एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई सड़क बन सकता है, अगर बिजली नहीं है बिजली आ सकती है, भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग अब पढ़ लिख कर इसी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से आगे निकल गए, सिर्फ उनके पास डिग्री हाथ लगी है, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, अब उनका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। तो ये बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा गुनाह नीतीश कुमार ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को जो ध्वस्त होने दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह उनके सर पर, उनके कार्यकाल पर इतिहास लगाएगा। क्या चलेगी सर, आपको घोषणा हुई चुनाव जैसे आचार संहिता रहेगा? जी, प्रत्याशी हम लोग जून जुलाई में घोषित कर देंगे। जन स्वराज ने पहले से घोषित किया हुआ है। हम लोग यहाँ टिकट का जो मापदंड है वो सिर्फ और सिर्फ काबिलियत है, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि समाज को कितना टिकट मिलेगा, तो लोग कहते हैं भैया आप भी तो जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज की जो सोच है कि जो व्यक्ति भी पैदा हुआ है वो किसी न किसी जाति का है, तो अगर कोई काबिल व्यक्ति है तो उसकी कोई ना कोई जाति होगी, और हर जाति में काबिल लोग हैं। हमें जो जन स्वराज से जिनको टिकट मिलेगा वो निश्चित तौर पर समाज के सही लोग होंगे, काबिल लोग होंगे, ऐसा हम लोग का दावा है। लेकिन जातियों का या वर्गों का प्रभाव इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि 1000 सही लोग, काबिल लोग चुनकर आ गए, टिकट तो 243 को ही मिलना है, तो 1000 सही लोगों के बीच में से 243 लोग कैसे चुने जाएंगे?
वो चुनने में जातियों की जो संख्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा कि अगर मुस्लिम समाज का 18% वोट जनसंख्या है तो कम से कम 1000 में से 40-42 सही मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। अगर 35% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोगों को चुनकर टिकट दिया जाएगा। उनको टिकट इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो अति पिछड़ा है, टिकट उनको इसलिए मिलेगा क्योंकि वो काबिल हैं जो अति पिछड़ा भी है। उसका फर्क समझिए। सर, विपक्ष का कहना है कि आप अरवल से यादव समाज के टिकट देने जा रहे हैं। अब हमको नहीं पता है, विपक्ष को अगर पता है तो वो जारी कर सकते हैं। आप बताइए, हम अगर बताएं कि भाजपा का यहाँ उम्मीदवार कौन होगा तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? वो भाजपा का काम है। तो जनसुराज का कौन उम्मीदवार होगा ये तय जनसुराज के लोग करेंगे, यहाँ की जनता करेगी, वो कोई विपक्ष थोड़ी ना तय करेगा। सर, अंतिम अगर आपकी सरकार लागू करती है लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट, मैक्सिमम एक परिवार में कितना सब? भाई, जो संवैधानिक व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था पहले से बनी हुई है लैंड को लेकर, वो व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन उसमें घूस नहीं, भ्रष्टाचार हटाकर ईमानदारी से उसको जमीन पर लागू किया जाएगा। भूमि सुधार में जो जमीन का मालिकाना हक 1/3 से ज्यादा जमीन ऐसी है जिसका मालिकाना हक क्लियर नहीं है, उसको अगर आप सुधार देंगे तो बहुत बड़े संख्या में भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है। भूमिहीनों को जमीन देने के लिए जिनके पास जमीन है उससे छीनने की जरूरत नहीं है। आज पंजाब में भूमि सुधार लागू हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, आंध्र में हुआ है, बंगाल में हुआ है। वहां ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भूमि जिसके पास थी उससे छीन लिया गया। भूमि सुधार का मतलब यह है कि जितनी जमीन है, किसकी जमीन है ये तय हो, जो जमीन का मालिकाना हक नहीं है उसका मालिकाना हक एस्टेब्लिश किया जाए, और जो गर्मजरुआ जमीन है, गर्मजरुआ खास है, जो सरकारी जमीन जिसको आप मान सकते हैं या जो समाज की जमीन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो समाज के भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।